क्योंकि इतने पावरफुल लोग हैं पंकज मिश्रा और प्रमोद मिश्रा कि इनके विरुद्ध में एफआईआर लॉन्च कराना इवन लोअर नीचे कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी, स्पेशल कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी नहीं होना, और पुलिस पे ये सवालिया निशान है। और एक सवालिया निशान ही नहीं है, ये एक तरह से कहिए कि माफिया राज की तरफ बढ़ रहा है। सीबीआई जो है हत्या को सामने रख के उसी के हिसाब से एविडेंस को कलेक्ट कर रही है, हत्या के एंगल से जांच हाँ जांच कर रही है। और कनौजिया को बेल मिल गया। कनौजिया को बेल मिल गया है। देखिए क्या है ना, कनौजिया को तो ये लोग एक तरह से कहिए कि ट्रैप किया गया था, हमारे हिसाब से हमको ये लगता है। आपको लगता है कि ये सरकार दोबारा आएगी? हमको तो माइनस में भी नहीं लगता, क्योंकि जो ये लोग काम कर रहे हैं वो मधुकुड़ा से भी 10 स्टेशन आगे अब तक पहुंच गया। साल 2021 का जो सबसे चर्चित मामला रहा है वो रूपा तिर्की का हत्याकांड का मामला रहा है। मई 3 तारीख को 2021 में साहेबगंज की पहली महिला थानेदार रूपा तिर्की का पार्थिव शरीर उनके ही सरकारी आवास में फंदे से लटकता मिलता है। उसके बाद परिवार के लोग, रूपा के परिवार के लोग लगातार न्याय की गुहार करते हैं, लेकिन पूरा सिस्टम, पूरा सरकार और पूरी व्यवस्था ये बताने में लगी रहती है कि यह आत्महत्या है। लेकिन रूपा के पिताजी और कई सामाजिक संगठन के लोग, रूपा के परिवार के लोग ये बार बार कह रहे थे कि रूपा की हत्या की गई है और किसी साजिश के तहत रूपा को मारा गया है। साल 2021 उस पूरे चर्चा में बीत गया। 2022 आया। 2022 का शुरुआती महीना जनवरी पड़ता है और जनवरी के 3 तारीख को एक बड़ा फैसला आया है इस रूपा वाले मामले में। एक बड़ी अपडेट है, आपको हमको सबको जानना चाहिए कि रूपा के आत्महत्या के मामले पर जिस व्यक्ति पर आरोप था, जिस व्यक्ति पर राज्य सरकार ने आरोप लगाया था कि उसके दबाव में रूपा ने आत्महत्या की है, उसको बेल मिल गया है। हम बात कर रहे हैं रूपा के तथाकथित प्रेमी शिव कुमार कनौजिया की। पुलिस ने उसको अरेस्ट किया कि इसके दबाव में रूपा ने आत्महत्या की। कई रिकॉर्डिंग्स भी सामने आपने देखा, लेकिन उसके बावजूद भी रूपा के परिवार के लोग ये कह रहे थे कि नहीं, रूपा की हत्या की गई है। मामला सीबीआई को चला गया, सीबीआई जांच कर रही है और अभी जांच कहां तक पहुंचा है इन सब बातों पर बातचीत करने हम आए हैं। रूपा का मामला जितना चर्चा में रहा उतना ही चर्चे में रहे रूपा मामले में जो वकील थे राजीव कुमार, पहले तो उनका नाम राजीव कुमार था, लेकिन इस मामले के बाद उनका नाम ही बदल दिया गया, 200% वाले वकील कर दिया गया। हम उनके पास आए हैं और पूरे मामले पर कल क्या अपडेट आया है और क्या बातचीत हुई है और आगे क्या है। ऐसे रूपा के परिवार के लोगों ने STSC एक्ट के तहत थाने में एफआईआर दर्ज कराया था। थाने में एफआईआर नहीं लिया गया तो न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया। न्यायालय ने आदेश दिया, रांची सिविल कोर्ट ने आदेश दिया, पंकज मिश्रा जिन पर आरोप है रूपा तिर्की की हत्या का और DSP PK मिश्रा जिन पर आरोप है एविडेंस को टेम्पर करने का और कई चीजों को बाहर निकालने का, कोर्ट ने आदेश दिया एफआईआर करने का। एफआईआर नहीं हुआ तो लोग फिर हाईकोर्ट पहुंचे। इस सारे मसले पर हम बात करेंगे 200% वाले वकील राजीव कुमार से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ग्राम सभा में हम नहीं है, नए चैनल पर आपका स्वागत है। आपको बधाई। लोकतंत्र ना, लोकतंत्र के लिए आप लोगों को, सबको, आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई। 2022 जो है आप लोगों को बहुत बहुत ऊंचाई पे ले जाए, ये हमारी कामना है। ईश्वर से हम यही प्रार्थना करते हैं कि आप लोग बहुत ऊंचाई पे जाएं। सर क्या अपडेट है अभी रूपा वाले मामले में? कल 2 चीज है। एक तो है कि पद्मावती उराइन जो रूपा जी की माँ है, उन्होंने एक क्रिमिनल रिट फाइल किया है। उसमें है कि क्रिमिनल रिट इसलिए फाइल किया है क्योंकि जो स्पेशल कोर्ट का ऑर्डर था कि इसमें एफआईआर लॉन्च करना है STSC थाने में, तो वो नवंबर में ऑर्डर आया और अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, एफआईआर लॉन्च नहीं हुआ। हम लोगों को याद है कि सितंबर महीने में कंप्लेंट डाले थे और उसके 2 महीने से रूपा की जो माँ है वो दौड़ रही थी कि STSC थाने में इनके पंकज मिश्रा और प्रमोद मिश्रा पे एफआईआर हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। और ये न्याय व्यवस्था जो है उसके तहत पिछले इतने दिनों से जब एफआईआर नहीं हुई तो पुनः हम लोगों ने माननीय न्यायालय के उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की है और हमको लगता है कि ये याचिका में हम लोगों ने प्रे किया है कि नवंबर में जो ऑर्डर हुआ है नीचे कोर्ट का, स्पेशल कोर्ट का, वो आज तक उस पर एफआईआर नहीं हुआ,
यानी 6-6 महीना लग जाता है एफआईआर लॉन्च करने में। क्योंकि इतने पावरफुल लोग हैं पंकज मिश्रा और प्रमोद मिश्रा कि इनके विरुद्ध में एफआईआर लॉन्च कराना इवन लोअर नीचे कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी, स्पेशल कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी नहीं होना, और पुलिस पे ये सवालिया निशान है। और एक सवालिया निशान ही नहीं है, ये एक तरह से कहिए कि माफिया राज की तरफ बढ़ रहा है। हम तो कहेंगे कि ये माफिया राज है जहां कानून का शासन बिल्कुल ही नहीं है, ना के बराबर। सर, राजमहल कोर्ट ने भी एक मामले में पंकज मिश्रा पर एफआईआर दर्ज करने को कहा था सितंबर के महीने में ही, उसमें भी अभी तक एफआईआर नहीं। देखिए वो भी मेरे पास एक रिकॉर्ड है राजमहल कोर्ट का, वहां से भी आदेश हुआ था, लेकिन चूंकि एफआईआर तो पुलिस को करना है और पुलिस जो है कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं करती है, तो फिर हमारे न्याय व्यवस्था पे ये सवाल है। थाना कोर्ट से भी बड़ा है। कोर्ट से भी बड़ा है। यहाँ तो हम वहां ये तो चूंकि राजमहल कोर्ट का बात है, वहां के भी लर्नेड कोर्ट का आदेश नहीं माना इन्होंने, और अभी जो रांची स्पेशल कोर्ट का है उसका नहीं माना। आपको एक और एग्जांपल दे रहे हैं, एक पॉक्सो एक्ट में सिविल कोर्ट का लर्नेड कोर्ट का आदेश है, स्पेशल कोर्ट का, बच्ची के साथ दुर्व्यवहार हुआ और उसमें भी एफआईआर नहीं किया और उसको घुमाया जा रहा है 2 महीना से। तो जब ऑर्डर होता है कोर्ट से तो ये कम्युनिकेट या तो नहीं होता है या कम्युनिकेट होने नहीं दिया जाता है वहां के स्टाफ के द्वारा। तो ये एक बहुत सोचने के विषय है। इसका लेकर के हमने याचिका दायर की है और पॉक्सो एक्ट में भी हम लोग याचिका दायर करने जा रहे हैं। राजमहल वाले के मामले में हमने एसपी से बात की थी, जो एसपी से रंजन किस्पोट्टा है, उनको फोन पे हमने जानकारी दी कि अभी तक एफआईआर नहीं हुआ है, तो क्या यह कोर्ट का माना नहीं है, क्या थाना प्रभारी पर शोकॉज किया जाएगा? तो उन्होंने कहा कि हम देखते हैं, हम देखे नहीं है। फिर उनको जानकारी मिली तो उन्होंने कहा कि हम शोकॉज कर दिए हैं थाना को, और उन्होंने मेरे नंबर को ब्लॉक कर दिया, मेरे मोबाइल नंबर को रिजेक्ट लिस्ट में डाल दिया, कंटिन्यू मैं कॉल कर रहा हूँ, बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो मतलब आकाश जी, आपने एक जनहित याचिका भी दायर किया है माननीय उच्च न्यायालय में, उसमें आप ही ने वो पूरा कॉल डिटेल दिया है कि कैसे पलते हैं लोग पंकज मिश्रा जी के दाने पे संरक्षण में, और 300-300 बार 250-250 बार जब डिप्टी कमिश्नर और एसपी साहब, डीएसपी साहब जब उनके यहाँ जी हुजूरी करते हैं तो फिर कौन करेगा? ये लोग कानून के ऊपर हैं। कानून के ऊपर हैं, पत्रकार सवाल नहीं कर सकता है। कई पदाधिकारियों ने झारखंड का ब्लॉक करके रखा है हमारा नंबर। ऐसे इस राज्य के अंदर पूरा सिस्टम तो लगता है नतमस्तक है गुंडों के। बहुत एक्सपेक्टेशंस था, लेकिन जनता जो है सर्वोपरि है। आपको लगता है कि ये सरकार दोबारा आएगी? हमको तो माइनस में भी नहीं लगता, क्योंकि जो ये लोग काम कर रहे हैं वो मधुकुड़ा से भी 10 स्टेशन आगे अब तक पहुंच गया। दूसरा अपडेट कनौजिया की एक चीज और अपडेट आपको दे दें कि कल हियरिंग हो रही थी, मैंने भी सुना कि सीबीआई ने कहा कि हमने 302 का सेक्शंस के हिसाब से, यानी मर्डर के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए, हम तो रूपा जी के मतलब उनके फैमिली को भी ये कहेंगे कि एश्योर करेंगे कि अब न्याय के तरफ हम लोग अग्रसर हैं, और हमको लगता है कि जल्द ही इसमें बड़े खुलासे भी होंगे। थोड़ा सा सर अगर डिटेल से बताएं। देखिए, पहले तो था कि शुरू में ये यूडी केस डाला गया था, आत्महत्या का मामला। उसके बाद जो है इसको अबेटमेंट टू सुसाइड का डाला गया। फिर उसके बाद आज के दिन में ये 302 का मामला है, यानी जो आप और हम चाहते थे, उनके पेरेंट्स जो चाहते थे, उसके हिसाब से 302 में जांच हो रही है। क्योंकि काफी तब एविडेंस मिला होगा, तभी सीबीआई बोल रही है कि इसमें 302 का मामला बनता है। कल तक जो आत्महत्या का मामला था वो हत्या में कन्वर्ट, अब ये हत्या में कन्वर्ट हो गया है। सीबीआई हत्या के मामले, सीबीआई जो है हत्या को सामने रख के उसी के हिसाब से एविडेंस को कलेक्ट कर रही है, हत्या के एंगल से जांच कर रही है। और कनौजिया को बेल मिल गया। कनौजिया को बेल मिल गया है। देखिए क्या है ना, कनौजिया को तो ये लोग एक तरह से कहिए कि ट्रैप किया गया था, हमारे हिसाब से हमको ये लगता है। कनौजिया को बेल मिलना था क्योंकि वो उसका एक लिमिटेड एलिगेशंस था उस पर,
और यूडी केस में था कि एबेटमेंट टू सुसाइड का था उस पर, तो वो काफी दिनों से जेल में था, 6 महीना आसपास में रह गया था, तो उसको ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कंसिडर करते हुए बेल दे दिया। लेकिन अब ये खुशी की बात है कि 302 के एंगल से इसमें हो रहा है। और जो मेन आदमी लोग हैं, जो मेन गैंगस्टर है साहिबगंज का, तो गैंगस्टर को ही पकड़ना हम लोगों का मेन ये था कि कैसे वो गैंगस्टर उसने मारा टॉर्चर करके। इसकी जांच सीबीआई कर रही है। हमको पूरा विश्वास है कि जिन लोगों का नाम डे 1 से आ रहा है वो लोग बचेंगे तो नहीं, इतना तो तय। हम तो डे 1 से बोल रहे हैं आप लोगों को भी, सामने भी, क्यों बचेंगे नहीं, समय लगता है। क्योंकि होता क्या है ना कि भूत प्रेत जो है ना वो परेशान करता है, वो मारता नहीं है। तो ये लोग परेशान कर रहे थे लेकिन मार नहीं सकते। ये लोग खुद ही अपने न्याय व्यवस्था के अंदर में आएंगे और इनका हिसाब किताब तो न्याय व्यवस्था में हो ही जाएगा। सरकार 2 साल का जश्न मना रही है। 29 तारीख को करोड़ों रुपए खर्च करके वहां कार्यक्रम भी किया गया। आपसे, क्योंकि आप 2 साल से सरकार को देख रहे हैं और आपका रिश्ता भी ठीक ठाक रहा पहले, भले आप जो भी हो, आप क्या कहेंगे इस 2 साल को? किया हो तो हमको नहीं लगता है। हाँ, ये अलग बात है कि कोरोना के चलते काफ़ी डिस्टर्बेंस तो हुआ है, लेकिन बाकी सरकारें जो है पूरे देश में काम कर रही हैं। लेकिन यहाँ देखिए क्या है कि जो 24 घंटे बिजली मिलती थी, आज के दिन में लोड शेडिंग बढ़ गया। जहाँ पे रोड्स वगैरह बनने थे, रोड्स टूटा हुआ है, रोड नहीं बन रहा है। जो भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें तो वो भी नहीं है। अपॉइंटमेंट्स क्या जेपीएससी के थ्रू हो रहा था, देखें ही आप लोग कैसा क्या स्थिति है जेपीएससी का। तो माइनिंग में वैसी लूट है, बालू का लूट है, कोयला का लूट है, जमीन का लेकर के काफ़ी ज़्यादा हो रहा है लूटपाट। और उसमें ऑफिसर्स जो है, नेता है इसी पार्टी के, ये सारे सबका नाम आ रहा है लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। तो अब हम कैसे कहें कि इसमें काम हो रहा है? आप लगातार करप्शन को लेकर मुखर रहे हैं, करप्शन के मामलों को लेकर, चाहे किसी की भी सरकार है। करप्शन पर इस सरकार ने कितना लगाम लगाया है या और बढ़ा दिया? देखिए, मधु कोड़ा के टाइम में ना क्या होता था कि करप्शन तो था लेकिन वहाँ कुछ लाज शर्म था। आज के दिन में वो लाज शर्म हट गया है और जैसे मन करे जिसको जो चाहे लूट लो। जो माइनिंग का एरिया है, अब माइनिंग डिपार्टमेंट तो एक तरह से कहिए कि बिल्कुल ओपन है और जो भी वहाँ के सेक्रेटरी या डायरेक्टर आ रहे हैं, चाहे अभी के हो या पूर्व में हो, आपने देखा ही होगा कि अलग अलग कंपनियों के लिए वो लोग काम करने लगे हैं। वहाँ पे जो माइनिंग चालान इशू होता है उसकी क्या स्थिति है सबको मालूम है। यहाँ पे एक खास वर्ग के खास नेता जो है वही रेगुलेट कर रहे हैं पूरे माइंस को। यहाँ पे मतलब लगाम नहीं लगा और बढ़ गया। वो उन्हीं के रहमो करम पे है पूरा डिपार्टमेंट। दूसरा, आप दारू का ले लीजिए, शराब का ठेका देने और लेने में क्या हुआ है उसका तो पीआईएल पेंडिंग है। कैसे कलकत्ता से पैसा आता है यहाँ पे, एक खास बैंक अकाउंट में आता है और कुछ ही दिन के अंदर जो है 10 दिन के अंदर वो पैसा जमा हो जाता है होलसेल के लिए। तो ये पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, इसमें काफ़ी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। हमारी चूँकि स्टेट एजेंसी जांच नहीं कर सकती क्योंकि स्टेट के पास न पावर है न ही संसाधन है, और चूँकि कंट्रोल उन्हीं लोगों का है जो पावर में बैठे हैं, जिनको जो लूट रहे हैं, तो इन्वेस्टिगेशन कोई नहीं करेगा। कितना भी हम लोगों ने ट्राई कर लिया, स्टेट की एजेंसीज कुछ करने के लिए तैयार नहीं। आप छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप वो टॉफ़ी और टी शर्ट्स का एक घोटाला हुआ मोमेंटम झारखंड, मैंने वो एनुअल डे रघुवर जी के टाइम, उसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कई बार पूछा, ये लोग बोले कि हम जो है इस पे कार्रवाई कर रहे हैं, अभी तक कार्रवाई के नाम पे नील बटा नील है। तो ये ऐसी हो रहा है। यही सब का कार्रवाई के नाम पे सरकार बनाए थे। हाँ, ये तो इश्यूज हम उठाते थे, वो अपने मुंह से कभी कभी बोल लेते थे। हमको नहीं लगता है कि एजेंडा लेकर के कभी जेएमएम सरकार ने, कभी जेएमएम के लोगों या अन्य भी पार्टियों ने बहुत मुखर होकर के ये किया। एजेंडा तो सारे हम लोग रेज करते थे, उसमें हाँ में हाँ मिलाते थे। आज के दिन में गवर्नमेंट बन गई, हम लोग तो एक्सपेक्ट किए थे कि ये लोग काफ़ी अच्छा काम करेंगे, लेकिन 0/0 हम देंगे इन लोगों को और ये प्रॉब्लम में पड़ेगी सरकार।